आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लॉकडाउन के बीच राजस्थान के कोटा में छत्तीसगढ़ के छात्र भी फंसे हुए हैं। इन छात्रों को वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बस भेज रही है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। राजस्थान के कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, लॉकडाउन की वजह से वो वहां से आ नहीं पा रहे हैं अपने घरों में, उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार चिंतित है और उन सब के लिए वो बस भेज रही है। और इसकी जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या बसें सब निकल गई हैं छत्तीसगढ़ से? जी बिल्कुल, जैसा कि जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और निवेदन किया था कि जो छत्तीसगढ़ के बच्चे कोटा में फंसे हुए लगभग 500 बच्चे हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ बुलाया जाए। और उन्हीं की सहमति के बाद छत्तीसगढ़ से 16 बसें रवाना कर दी गई हैं। 16 बसें जो है कोटा पहुंचेंगी और कोटा से सभी छात्रों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा, फिर उन छात्रों को उनके घर जाने दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लगातार निवेदन किया था कि जो दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ के छात्र फंसे हुए हैं, इसके अलावा मजदूर फंसे हुए हैं, तो पहली पारी में जो है छात्रों को लाने के लिए बसें रवाना कर दी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्दी ही जो दूसरे राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी तरह की कोई व्यवस्था करेगी। क्योंकि लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है कि छात्रों के लिए तो बसें भेजी जा रही है, लेकिन मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब मजदूरों के लिए भी जो है व्यवस्था कराई जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए जयप्रकाश। तो ये बड़ी खबर कि छात्रों के लिए तो बस भेजी जा रही है और अब दूसरे फेज में जो मजदूर छत्तीसगढ़ के जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी बसों की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच कोरोना संकट में एक अच्छी खबर भी आई है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के 4 मरीज का ट्रायल शुरू हो चुका है और नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। प्लाज्मा थेरेपी पर डॉक्टर ने कहा है कि कोरोना बीमारी के 3 चरण हैं। पहले चरण में वायरस शरीर में घुसता है, दूसरे चरण में फेफड़ों पर वो अटैक करता है और तीसरे चरण में शरीर वायरस से लड़ता है। तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, सांस की डिफिकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं
और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। हमारे साथ इसी खबर पर वरुण सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक शायद प्लाज्मा थेरेपी अगर पूरी तरीके से कामयाब हो जाए, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी जो नतीजे अभी तक आए हैं वो उत्साहवर्धक हैं, इसको अंतिम नतीजे हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर सभी मरीज ठीक होकर भले चंगे होकर अपने घर चले जाते हैं तो वैक्सीन से पहले एक बड़ी कामयाबी मिलेगी और शायद देश भर में इससे गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। वरुण, देखिए, ये बात तो साफ है कि ऐसे हालात में अगर कोई उम्मीद जगती है तो वो उम्मीद आपको कहीं ना कहीं सहारा देती है। हाँ। और ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी कहीं ना कहीं इस समय दिल्ली सरकार जिस पर काम भी कर रही है, 4 मरीजों का इलाज करने की बात की जा रही है, 2 की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे दिल्ली सरकार की ये थेरेपी आगे आने वाले दिनों में एक उम्मीद जगा सकती है। दूसरी बात, आपने साफ कहा कि अभी जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाती तब तक इस प्रकार की थेरेपी या इस प्रकार के इलाज अगर प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश की जा रही है और उससे उत्साहवर्धक रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं, उससे रिजल्ट बेहतरीन निकल के आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के लिए ये एक अच्छी खबर है और दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि सरकार सीधे तौर पर कहती नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में इन चीजों पर और ज्यादा काम करना होगा और लगातार ये प्रयास रहेगा कि सरकार इसी थेरेपी को आगे नतीजों के तौर पर तब्दील करते नजर भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपील भी की है उन लोगों से जो कि कोरोना से लड़कर ठीक हो चुके हैं और ठीक होने के 2-3 हफ्ते के बाद वो खून देने के लायक होते हैं, और उनसे कहा गया कि सभी के नंबर सरकार के पास नोट है, उनको कॉल जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि अगर उनकी इच्छा होगी कि वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल गाड़ी भेजी जाएगी और फिर उनका खून लिया जाएगा ताकि प्लाज्मा थेरेपी में ये आगे काम आ सके। इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3-4% से ज्यादा नहीं बढ़ रही है, इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ़ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है, और इस नाते इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया, और उसी लेवल का जो एक सख्ती है हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। अभी 350 के करीब हम लोगों ने देश में लैब्स स्थापित कर दी हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। आप जानते हैं कि एक लैब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। पर्पस से इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो
एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था। और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज़ हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इशू आ रहा है कि वो घर में वापस जाते हैं या उनका कोई क्वारंटाइन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का होता है, तो उनको जो है समाज को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इसके संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी लगातार इस विषय को अपने जो स्टेट में अपने बयान के द्वारा इस विषय को ठीक प्रकार से ठीक पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करें। आप जानते हैं कि इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए ऐसे 18-19 केसेस पूरे भारत में हुए जहां की डॉक्टरों की, नर्सिस की, उनके साथ जो है फिजिकल वायलेंस और ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी हमारे कैबिनेट ने जो 1899-97 का जो एपिडेमिक एक्ट है बनाया, जिसमें कुछ थोड़ा सा स्टेट्स के बारे में, कुछ प्रमुख स्टेट्स जो है जहां पर उनके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी है, और वो जानकारी सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उन स्टेट्स के अलावा जो बाकी स्टेट्स जो है जहां पर मान लीजिए तकलीफ आज ज़्यादा नहीं है, उनको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आज हम अगर फ्री है तो कल हम जो है वो एंगेज नहीं हो सकते कोविड के साथ। इसलिए जो दूसरों के जो अनुभव जहां ज़्यादा केसेस इत्यादि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।